हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का डीसी आईएएस पे स्वागत है। हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने भाग 1 अध्ययन कर लिया है, यानी मैं 2 भाग में इसे बढ़ा रहा हूँ। पहले पार्ट में हमने पढ़ाया आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 16 तक। तो जिन दोस्तों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, फिर आप दूसरा वीडियो का अध्ययन करें ताकि सुचारू रूप से आपको समझने में आसानी हो। साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से 16 तक हम पहले ही पढ़ चुके थे। इससे आगे आर्टिकल 17 से लेके आर्टिकल 35 तक अध्ययन करेंगे फंडामेंटल राइट्स का। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। लेकिन इससे पहले साथियों, यदि आपने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आर्टिकल 17 छुआछूत का निषेध करता है, यानी समाज में अनटचेबिलिटी का अंत करता है। यानी जो छुआछूत की भावना वर्षों पुरानी हमारे समाज में बनी हुई थी, संवैधानिक तरीके से उसे अब रोक लगा दी गई है। अब ऐसा करना एक अपराध है। संसद ने अप्रस्तुता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित करके कानून को और सख्त बना दिया। तो साथियों, ऐसे में भारत के संविधान में छुआछूत पे रोक लगाई गई है। उसे अपराध की श्रेणी में माना गया है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। साथियों, आर्टिकल 18 में आगे है उपाधियों का अंत। किस प्रकार की उपाधि का अंत करता है कि पहले क्या होता था कि कोई राजा, महाराजा, राय साहब, बड़े बड़े नाम के साथ उपाधियां चलती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों के बीच में है, वो नाम और उपाधि की वजह से एक अपमान सा महसूस होता था, एक बड़ी खाई सी प्रतीत होती थी। तो उस खाई को खत्म करने के लिए, लोगों के बीच समानता लाने के लिए हमारे संविधानविदों ने संविधान में उपाधियों के अंत के लिए कि किसी प्रकार की कोई उपाधि किसी को अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 18A में कहा गया साथियों कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सेना और विद्या को छोड़ के कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी किसी भी राज्य को सेना और विद्या के अलावा अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान करने पे आर्टिकल 18A रोक लगाता है। वही अनुच्छेद 18B कहता है साथियों कि भारत के नागरिकों को विदेशों से उपाधि लेने पे रोक लगाता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 18B संविधान में कहता है। आर्टिकल 18C कहता है साथियों कि कोई विदेशी, मान लीजिए कोई भी विदेशी, जैसे बहुत सारे विदेशी भारत में भी काम करने के लिए आते हैं और भारत में किसी लाभ पद पर हैं, तो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। या अगर कोई भी विदेशी हमारे देश में किसी लाभ पद पर है, तो वो चाहे अपने देश से क्यों ना हो, चाहे किसी और देश से क्यों ना हो, जब तक भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक किसी भी उपाधि को वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 18C में प्रावधान है। साथियों, 18D में कहा गया है कि लाभ के पद पर आसीन, चाहे वो कोई नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, चाहे कोई विदेशी हो, अन्य किसी देश से ना तो कोई सुविधा लेगा, ना ही कोई वेतन, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। तो भारत के राष्ट्रपति को उपाधि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है कि जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी देश से कोई सुविधा, कोई वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है। साथियों,
मैं आपको बता दूं कि 1977 में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई जी की जब सरकार आई आपातकाल के बाद, तो इन्होंने जो प्रमुख उपाधियां दी जाती थी इससे पहले, जो पुरस्कार दिए जाते थे, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी पे मोरारजी देसाई जी ने रोक लगा दिया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी ने 1980 में जब दोबारा सत्ता में आई, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। और बाद में हम जानते हैं कि इसे न्यायालय में चुनौती दी गई कि एक प्रकार की उपाधि है, इसे जो सरकार दे रही है ये फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना है, इस पे रोक लगाई जाए। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री जैसे पुरस्कार हैं, ये कोई उपाधि नहीं है, ये केवल महज एक पुरस्कार है जो उनके बेहतर कार्य के लिए उन्हें दिया जाता है। तो ये कोई उपाधि नहीं है, ये एकमात्र पुरस्कार है। ऐसा बालाजी राघवन मामले 1995 में सर्वोच्च न्यायालय तय कर चुका है। साथियों, अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम सभी जानते हैं कि 19 सब क्लॉज 1 में 6 प्रमुख स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथियों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग प्रेस की जो स्वतंत्रता है यह आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में आता है। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। जबकि इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है वो सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है, यानी आप बिना हथियार लिए शांतिपूर्वक कोई भी सम्मेलन बना सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है संगठन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो अभी आपको पता है कि सहकारी समितियों संबंधी जो मंत्रालय दिया गया अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान भारत के मौलिक अधिकार के में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, आर्टिकल 19 में वर्णित है। आर्टिकल 19 में जैसा मैंने बताया कि 6 प्रमुख आपको अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सम्मेलन करने की आज़ादी है, संगठन और सहकारी समिति बनाने की आज़ादी है, और इसके अलावा साथियों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण यानी घूमने फिरने की आज़ादी है, और भारत के किसी भी भूभाग में आपको साथियों निवास करने का भी अधिकार है, और भारत के किसी भूभाग में जीविका हेतु व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। साथियों, लेकिन जो ये निवास के आधार की बात की जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इस पे रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह बसने का अधिकार है। इससे पहले जैसे कि हम जानते थे कि जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ये विद्यमान था। ऐसे पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जनजातीय क्षेत्रों में आप आज भी निवास नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके अपवाद हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। वहीं साथियों अनुच्छेद 19(2) में जहां 19(1) में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता था, वहीं 19(2) में प्रमुख स्वतंत्रता पे निषेध भी लगाता है, यानी रोक भी लगाता है। तो आपके स्वतंत्रता को किस आधार पे रोका जा सकता है सरकार के द्वारा, इसका भी प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का तात्पर्य नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई तो आप किसी को गाली देंगे। ऐसे प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं 19(2) में। इसमें कहा गया साथियों कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पे, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के आधार पे आपके स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। और इसे साथियों 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य की सुरक्षा यानी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के आधार पे आपके आज़ादी को कम या समाप्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए।
तीसरा कह रहा है साथियों कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पे, मान लीजिए चीन है, पाकिस्तान है या कोई ऐसा देश है जो जिससे भारत के मधुर संबंध नहीं हैं, अगर ऐसे देशों के साथ आप मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं तब भी आपकी स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया जा सकता है। और लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के आधार पे, जैसे अभी कोविड चल रहा था जिसमें कहा गया पब्लिक को कि आप घर से बाहर ना निकलें, अगर ऐसे में कोई व्यक्ति निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसके अधिकारों को कम किया जा सकता है या अल्प समय के लिए उस पर रोक लगाई जा सकती है। साथियों, शिष्टाचार और सदाचार के आधार पे भी आपके स्वतंत्रता पे बैन लगाया जा सकता है। न्यायालय यानी कोर्ट की अवमानना के आधार पे भी आपके स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। मानी हानि के आधार पे आपके स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। और अपराध उद्दीपन के आधार पे, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, तो अपराध उद्दीपन के आधार पे भी आपकी स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। ये किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम उन्हीं 6 स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जिसपे अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगम बनाने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, जो आपको आर्टिकल 19(1) में दिए गए हैं, उन सभी पे रोक लगाई जा सकती है इन सारे आधार पे। अब साथियों, आई थिंक आर्टिकल 19 आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण। मान लीजिए कि आपको कोई अपराधी घोषित कर दिया गया, लेकिन आपको आरोपी बनाया गया है और आपको एज अ अपराधी ट्रीट किया जाता है, तो आप ये साबित कर सकते हैं कि हमने अपराध नहीं किया है, हम अपराधी नहीं हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 21 में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए वही दंड दिया जा सकता है जो अपराध के समय था। मान लीजिए कि आप अपराधी हैं, सिद्ध हो गया कि आप दोषी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे अभी 1 जुलाई 2024 से नए कानून आ गए भारत में, या मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया जिसमें पहले 100 रुपये का चालान हेलमेट के लिए कटता था, अब 1000 रुपये का चालान कटता है। लेकिन अगर आप जिस दिन कानून ये लागू हुआ उसके पहले अगर आप अपराधी थे, मान लीजिए कि आपके ऊपर चालान कटा हुआ है, आप भाग रहे हैं, पुलिस से छिप रहे हैं, अगर आज आप गिरफ्तार कर लिए गए तो आपसे केवल 100 रुपये की वसूली ही की जाएगी, ना कि 1000 रुपये की, क्योंकि आपने अपराध तब किया था जब ये कानून लागू नहीं था। ऐसे में व्यक्ति को अपराध के लिए वही दंड दिया जाएगा जो अपराध के समय लागू था। वही आर्टिकल 20(2) कहता है कि दोहरे दंड के निषेध का प्रावधान, यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, उसे 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। लालू यादव जी का केस इस मामले में कोर्ट में काफ़ी दिनों तक चला कि क्या किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए कि उसी कानून के तहत आपको सेंट्रल गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती है, फिर उसी कानून के तहत आपको स्टेट गवर्नमेंट गिरफ्तार करती है, तो क्या एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जा सकता है? अनुच्छेद 20(2) कहता है जी नहीं, एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड मिल सकता है, आपको 2 बार दंड नहीं मिल सकता है। अनुच्छेद 20(3) कहता है साथियों कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप कहीं गए थे किसी की मदद करने के लिए, कुछ भी किसी इंसिडेंट में आपको पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो हुआ उसमें आप भी अपराधी हैं और जिसने अपराध किया आप उसके साथी हैं, और आप गवाही दीजिए कि उसने अपराध किया है, या आप इस बात का गवाह बनिए कि आपने अपराध किया है। तो अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथियों,
पुलिस आज भी ऐसे मामले में लोगों के साथ अत्याचार करती है और अज्ञानतावश लोगों को ज्ञान नहीं होता और लोग इसके शिकार होते हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जीवन और दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये साथियों दैहिक स्वतंत्रता है, दैहिक जीवन और मरण का अधिकार आप मान लीजिए, यानी जीवन और मृत्यु का अधिकार, और ये दिया गया है आर्टिकल 21 में। साथियों आर्टिकल 21 में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय इसमें प्रावधान किए हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लिव। अगर बात की जाए जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 21। चिकित्सा का अधिकार भी आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। विदेश जाने का अधिकार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और भोजन पाने जैसे अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। साथियों गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये खूब अखबारों की सुर्खियां बना जब पुट्टू स्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका फंडामेंटल राइट्स है। निःशुल्क विधिक सहायता पाने का भी अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है। साथियों आर्टिकल 21A में 66वें संविधान संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में तय किया गया और इसके लिए संसद ने 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया और इसके तहत हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। और साथियों इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 1992 में कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में शिक्षा के अधिकार को, जो बच्चे हैं 14 साल से कम आयु की उम्र के, उनके शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था और इसी के बाद संसद ने 86 अमेंडमेंट किया और जिसके तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में 21A, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब साथियों बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण अधिकार की ओर, जिसमें गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार है आर्टिकल 22 में। अनुच्छेद 22 में साथियों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है या डिटेक्ट कर लिया गया है, उसमें जो संरक्षण का प्रावधान होता है उससे संबंधित प्रावधान आपके अनुच्छेद 22 में है। आर्टिकल 20 में साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आर्टिकल 20 और 22 में अंतर नहीं पता चलता। आर्टिकल 20 में आप अपराधी घोषित हो चुके हैं, आप अपराधी घोषित हो चुके हैं और अपराध में आपको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। जैसे मैंने कहा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, उस समय जो कानून लागू थे उसी कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। ये आर्टिकल 20 में था, लेकिन आर्टिकल 22 में कह रहा है कि आप अपराधी नहीं, आप महज आरोपी हैं, आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं किया गया है, बस आरोप के आधार पर अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तब आपके क्या क्या अधिकार हैं, इसकी चर्चा की गई आर्टिकल 22 में। साथियों आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन बहुत बार पुलिस नहीं बताती है कि चल के कोर्ट में बताना। आप पुलिस से पूछिए कि आप किस आधार पर हमें गिरफ्तार करने आए हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप इसे बिल्कुल छीन नहीं सकते हैं। वकील से सलाह लेने का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। साथियों आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये भी बात कही गई है कि अगर मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेके जाती है तो 24 घंटे के भीतर
आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। साथियों, होता क्या है हमारे देश में, अधिकतर बार जब पुलिस को आपके ऊपर प्रताड़ना करनी होती है तो पुलिस सैटरडे को गिरफ्तार कर लेती है, और दूसरे दिन क्या होता है, संडे होते हैं, और संडे को पुलिस भाई इतना तोड़ती है कि मंडे तक आप ऑटोमेटिक अपराध कबूल कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा केस आए कि शनिवार को किसी अपराध में पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप बचिए, आप कोशिश कीजिए कि इधर उधर हो जाएं, या आप अपने वकील को सामने पेश कर दीजिए, ताकि 24 घंटे के भीतर आप जब भी गिरफ्तार किए जाएं तो आपको न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। अनुच्छेद 22(3) में साथियों कहा गया है कि 22(1) और 22(2) में मिले अधिकारों का अपवाद है। यहाँ डिटेक्शन की बात कर रहा है। ये क्या है कि किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी अपराध किया नहीं है, अपराध का आरोपी भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अब अपराध कर सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूचना के आधार पे, या कोई ऐसा बड़ा क्राइम हुआ जिसके बाद वो प्रतिक्रिया कर सकता है। मान लीजिए उसके फैमिली में किसी की हत्या कर दी गई और वो इससे पहले किसी बड़े हत्या में भी शामिल था, तो ऐसी शक की जाती कि वो भी पलट कर किसी की हत्या कर सकता है, या देश में कोई ऐसा अराजक तत्व फैला है और पहले से अराजक तत्वों में शामिल रहा है, वो इस आधार पे शक है कि वो भी अपराध कर सकता है। तो अपराध के शक के आधार पे जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको निरोध गिरफ्तारी कहा जाता है। इसमें क्या संरक्षण का प्रावधान है, हम इस पे चर्चा करेंगे आर्टिकल 22(4) में। साथियों, इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति के संबंध में भी संरक्षण का प्रावधान है। कैसे कि उस व्यक्ति को तो सबसे पहले आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी 3 महीने से ज़्यादा आप कस्टडी में नहीं रख सकते। और अगर आपको 3 महीने से अधिक रखना है तो इसके लिए आपको एक सलाहकार बोर्ड की सलाह चाहिए, और जब सलाहकार बोर्ड अपनी मत देगा तभी आप 3 महीने से ज़्यादा किसी को रख सकते हैं। साथियों, और इस सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समकक्ष का व्यक्ति शामिल होता है। साथियों, अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 में जिसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, यानी पहले क्या होता था कि लोगों को बेच देते थे, अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, अगर फिर जिनको बेचा जाता था वो आप बेगारी करवाते थे, काम करवाते थे। तो ऐसा पहले राजा महाराजा लोग किया करते थे, व्यक्ति को भी अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, लेकिन इसको संविधान में शोषण कहा गया है, और इस शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें देह व्यापार भी शामिल है। साथियों, बहुत सारे लोग महिलाओं का, बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का व्यापार करते हैं एज अ सेक्स वर्कर के रूप में, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आप खुद की पत्नी, बच्चे, कोई भी हो, आप किसी का देह व्यापार नहीं कर सकते, उनके साथ जबरन बलात्कार नहीं करवा सकते, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। वही आर्टिकल 24 कहता है साथियों कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कारखानों में काम नहीं करना है, यानी उनके खतरनाक कारखानों में काम करने पे रोक लगाई गई है संविधान के अनुच्छेद 24 में। अब एक ऐसा अधिकार जो आजकल ही नहीं हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आजकल साथियों, उत्तर प्रदेश में जब से मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया गया इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा, अब इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, और यहाँ भी धार्मिक स्वतंत्रता का आधार बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो समाप्ति की बात देश में चल रही है उसको भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा जाता है। शाहीन बाग में जो धरना दिया गया था वो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। इसी को आधार बना के लोग डटे हुए थे।
तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या है, टकराव पैदा कर रहा है। तो इसलिए इस आर्टिकल को अच्छे से जानना अति आवश्यक है। साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में जैसे मैंने कहा कि 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई थर्ड पर्सन हो, उसको किसी धर्म को अपनाने और ना अपनाने का पूरी आज़ादी है। जैसे मैं मुस्लिम रिलीजन में चाहूँ तो जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सिख धर्म को ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बौद्ध धर्म धारण कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पारसी धर्म अपना सकता हूँ। यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कोई भी धर्म त्याग कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। और जिस धर्म में आप जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करने की भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 में। अगला अनुच्छेद 26 कहता है साथियों कि आपने धर्म तो अपना लिया, आप प्रचार प्रसार भी तो कर सकते हैं, ऐसा कहा गया 25 में। लेकिन आर्टिकल 26 कहता है कि आप उस धर्म के प्रति आप संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उस धर्म के लिए उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यानी धार्मिक संस्थानों की स्थापना, उसका प्रशासन, उसके प्रबंधन का अधिकार भी आपको अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपने स्थापना कर ली किसी धार्मिक चीज़ की, लेकिन उसकी स्थापना करने में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे रुपये और धन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी धार्मिक कार्य में पैसा देते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया डोनेट कर दिया, तो इस पे टैक्स नहीं लेगा सरकार। यानी संविधान में कहा गया है कि अगर धार्मिक कार्यों में कोई आप राशि देते हैं तो आपको कर की छूट दी गई है, यानी कर छूट की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। ऐसा अनुच्छेद 27 में वर्णन है। साथियों, अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, किसी भी सरकारी संस्थान में जिसका वित्त पोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा की रोक लगाई गई है। सोचिए, हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, अगर उसमें किसी एक धर्म संप्रदाय के बारे में शिक्षा दी जाने लगे तो कहीं ना कहीं अलगाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हमारे संविधानविदों ने प्रावधान किया आर्टिकल 28 में कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। साथियों, आर्टिकल 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं ये अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के लिए हैं। इसमें कहा गया अनुच्छेद 29(1) में कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। साथियों, वही 29(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति को, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई कहे कि आप मान लीजिए पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं, सोचिए क्या स्थिति होगी। तो ये चीज़ कहा गया अनुच्छेद 29(2) में कि किसी व्यक्ति को आप शिक्षण संस्थान में प्रवेश से, एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते हैं, केवल धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा या स्थान के आधार पे। साथियों, आर्टिकल 30 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 30 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, किस प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? धार्मिक और भाषाई। धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। चाहे आप धर्म के रूप में अल्पसंख्यक हैं, चाहे आप भाषा के रूप में अल्पसंख्यक हैं, आपको अपनी लिपि और संस्कृति के संबंध में शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। साथियों, फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अनुच्छेद 29 में कहा गया कि भारत के किसी भी व्यक्ति को
अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। वही 30 में कहा गया कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो लोग माइनॉरिटी हैं, उनको चाहे वो भाषा के आधार पे हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हैं, उनको अपनी शिक्षण स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। साथियों, पहले आर्टिकल 31 एक हुआ करता था भारत के संविधान में, जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इस 31 आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया और जो मौलिक अधिकार हमारा था, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त करके अब अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया है। अब साथियों, आपके जितने भी अधिकार हैं, अगर मान लीजिए कोई राज्य, कोई व्यक्ति आपसे छीनने का प्रयास करता है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको एक और अधिकार दिया गया है, जिसे मैं कहूँगा अधिकारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी अगर आपका अधिकार कोई छीनता है, कोई खंडित करने की कोशिश करता है, कोई कम करने की कोशिश करता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और साथियों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में आपको सीधा याचिका दायर करने का या अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सीधा कोर्ट में जाने का आपका अधिकार नहीं, आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से रिट हैं साथियों? पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी होबियस कॉर्पस। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए निरुद्ध व्यक्ति है, आप किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लेते हैं, सपोज दैट मुझे गिरफ्तार कर लिया गया डीसी यादव को, और मैं पहुंच जाता हूं कि भैया ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा आर्टिकल 22 में कि अगर आरोपी आप नहीं हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको नहीं बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी का क्या कारण है, आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया, ऐसे में हमारा वकील, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हमारे संबंध में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में एक रिट जारी कर सकता है। रिट में कह सकता है कि उस व्यक्ति को आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो जिसे गिरफ्तार किया गया और जिसने गिरफ्तार किया है, और फिर उस व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश न्यायालय दे सकता है अगर उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट है साथियों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो प्रमुख रिट है सुप्रीम कोर्ट का, वो है परमादेश। इसमें इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। आदेश किसे देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय आदेश किसी अधिकारी को, किसी प्राधिकारी को, सरकार को, किसी न्यायिक निकाय को जारी कर सकता है। कब? जब वह कानूनी कर्तव्य और लोक कर्तव्य के विरुद्ध जाके कार्य किया हो। मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, कोई अधिकारी है, वो कानून के दायरे से बाहर जाके काम किया है और सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का पता चलता है, या कोई व्यक्ति जाके याचिका दायर करता है, वो कहता है कि भैया ये व्यक्ति जो है ना, आपका ये कोर्ट, ये आपका व्यक्ति, अधिकारी, ये अधिकार क्षेत्र से, कानून क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक रिट जारी करता है जिसको कहते हैं परमादेश, और उसके अंतर्गत वो अपने समक्ष हाजिर होने का रिट जारी कर सकता है। उसके बाद जो होगा न्यायालय खुद कर लेगा। साथियों, अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले की सुनवाई को अपने पास मंगा सकता है। यानी मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और मामले की सुनवाई कई सालों से चल रही है, मामला बहुत ही गंभीर है, न्यायालय को लगता है कि न्यायालय में देरी हो रही है या कोई भ्रष्ट कार्य की वजह से उसमें देरी की जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग लिप्त हैं, तो ऐसे में न्यायालय उस विषय को अपने पास मंगा सकता है और एक रिट जारी करके, और इस रिट का नाम है उत्प्रेषण।
अगला है साथियों प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना या नियंत्रण करना। प्रोहिबिटेशन लिखा है आपके सामने। अब इसका मतलब क्या, जैसा मैंने बताया कि रोक लगाना, किस चीज पे रोक लगाना। अगर मान लीजिए कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है या हाई कोर्ट है, ठीक, वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके दायरे से बाहर है या जिस पे उसे अधिकार नहीं है, तो न्यायालय इस चीज पे रोक लगा सकता है। एक रिट जारी करेगा न्यायालय और ये कह देगा ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है, इसे हमें सौंपा जाए, आपको नहीं, आप बंद कीजिए इस काम को। अगला जो महत्वपूर्ण रिट है साथियों वो है अधिकार परीक्षा। इसमें कहा गया है कि यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद अवैध रूप से धारण करने से रोकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं हूं, कोई मेरी संस्था में आके मेरे नाम से डायरेक्टर बन जाए, फाउंडर बन जाए, जबकि वो नहीं है, या किसी सरकारी कंपनी में, कहीं सरकारी संस्था में कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई पोस्ट प्राप्त कर ले, तो उस पोस्ट को समाप्त करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश देगा उस व्यक्ति को आप हटाइए, जो व्यक्ति इसके लिए उचित है आप उसे ही ये पोस्ट दीजिए। और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा के तहत एक रिट जारी करेगा और आपका पोस्ट आपको मिल जाएगा, किसी अवैध व्यक्ति को पोस्ट नहीं मिलेगा। तो साथियों ये थे सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रमुख रिट। अब आर्टिकल 33 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 33 में कहा गया कि विधानसभा को मूल अधिकारों पर विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट्स पे अगर कानून बनाने का किसी को अधिकार है तो केवल और केवल संसद को है। जैसा मैंने कहा कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना मूल ढांचे को प्रभावित किए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 33 में कहा गया दोस्तों, किसी भी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को फंडामेंटल राइट्स पे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कहा गया कि जो सैन्य बल हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर साथियों बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जितनी एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे पुलिस हो गया, जैसे आर्मी होगी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इनके हड़ताल पे या इनके अधिकारों पे रोक लगाई गई है कि इनको, मान लीजिए कि आपका सोने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, नींद पाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लेकिन हमारी जंग छिड़ गई चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ, तो ऐसा नहीं आपको नहीं सोना तो नहीं सोना है। अब आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कोई विद्रोह हो रहा है तो पुलिस को नहीं जाना है, घर नहीं जाना, आपकी छुट्टी कैंसिल। समझे? यानी ऐसे लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कोरोना में कहा गया डॉक्टरों को कि आप छुट्टी नहीं लेंगे, और हमारे डॉक्टरों ने पूरी जिज्ञासा और निष्ठा के साथ काम किया। तो ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं। अब साथियों अनुच्छेद 34 में कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाते हैं, आर्मी का कानून लागू है, तो वहाँ पे आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, प्रतिबंधित किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। किसी विशेष क्षेत्र में अगर सैन्य अधिनियम लागू हो जाता है तो आपके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथियों अब अपने आखिरी अनुच्छेद पे पहुंच गए हैं, आर्टिकल 35 पे। यह कहता है कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जैसे मान लीजिए हमने कहा अनटचेबिलिटी, इस पे 1955 में अधिनियम बनाए गए छुआछूत निषेध वाला।
तो ऐसे मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो इससे संबंधित कानून बना सकता है। साथियों, इस तरह आपके मौलिक अधिकारों के सभी अनुच्छेद पूरे हुए। अब इससे कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। पहला ये कि भारत के अलावा जो विदेशी लोग हैं, जो गैर नागरिक हैं, उन्हें क्या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है? तो जी हाँ, प्राप्त है। कौन कौन से? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, यानी अगर वो कोई अपराध करते हैं तो जो कानून भारतीयों के लिए है वही कानून विदेशियों के लिए होगा। अगर उन्हें किसी अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जिस तरह भारतीयों को दोष सिद्धि के संरक्षण का दिया गया है, उस तरह गैर नागरिकों को भी इसका संरक्षण प्राप्त है। प्राण दैहिक यानी जीवन जीने की जो स्वतंत्रता अपने देश के लोगों को है, वो अगर गैर निवासी कोई है तो उसे भी अधिकार प्राप्त है। मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्सर्म आप किसी गैर नागरिक से भी नहीं करवा सकते, यह उसका भी फंडामेंटल राइट्स है भारत के संविधान के अंतर्गत। साथियों, अब ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और किसी को नहीं? अनुच्छेद 15 किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, कहा गया। साथियों, इसमें आप सोचिए, इसमें कुछ प्रावधान है कि आप किसी व्यक्ति को इस स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते, विभेद नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि कोई गैर नागरिक है, मुझे सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के आधार पे उसे रोका जा सकता है। अनुच्छेद 16 में जैसे बताया गया कि एडमिशन अगर आप लेते हैं, अवसर की समता करते हैं, किसी में चयन होती है, नियुक्ति होती है, तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या किसी विदेशी को आप बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। अनुच्छेद 19 में जैसे कहा गया कि जो 6 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या विदेशियों को दिए जा सकते हैं बोलने का? वो कुछ भी आके बोल के चला जाए, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। और साथियों, आपके मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब इमरजेंसी लगी हो, ऐसे में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लीजिए इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी में केवल अनुच्छेद 52 की बात हो रही है, 356 की बात नहीं हो रही है, 360 की बात नहीं हो रही है। 352 के आधार पर यदि इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 आपके खुले रहेंगे। तो साथियों, ये था फंडामेंटल राइट्स। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।